डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फाइलम पोरिफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइलम पोरिफेरा की विशेषताएं या उसकी संरचना, उसके अंदर उपस्थित जंतुओं के बारे में क्या बाह्य संरचना होता है, क्या उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फाइलम पोरिफेरा जो शब्द है, अगर फाइलम पोरिफेरा को आप देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका पोर्स मीन्स होता है छिद्र, ठीक है, और फेरे मीन्स होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। अर्थात फाइलम पोरिफेरा का शाब्दिक अर्थ होगा कि वह संघ जिसके जंतु छिद्रधारी होते हैं, यानी पूरी बॉडी के ऊपर जो है छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उसको हम पोरिफेरा के अंतर्गत रखते हैं। इसका कॉमन नेम जो है आप स्पॉन्जिज के नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्ज इसको बोलते हैं। जो पोरिफेरा शब्द है, इस शब्द को एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ग्रांट, क्या बोला मैंने? रॉबर्ट ग्रांट, इन्होंने ही पोरिफेरा शब्द को दिया था, ठीक है। यानी पोरिफेरा शब्द जो है रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दिया गया था। इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आवास, ठीक है, ये समुद्री होते हैं, जलीय होते हैं, जलीय, ठीक है, अधिकांशतः समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं, कुछ स्वच्छ जलीय, ठीक है, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है एक स्वच्छ जल में पाया जाने वाला ये स्पंज होता है और ये पोरिफेरा का सदस्य होता है। आवास के बाद हम आएंगे, इनकी जो संरचना होती है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, वो कह रहा है कि इनका शरीर मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, और शारीरिक जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर पे होता है, ठीक है ना। यानी संगठन, शरीर का जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि जो पोरिफेरा के सदस्य होते हैं, इनका शारीरिक गठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर पे होता है, अर्थात ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिकीय स्तर पे होता है। इसके बाद अगर हम इनके देह भित्ति की बात करें, देह भित्ति, तो देह भित्ति इनकी द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? द्विस्तरीय, यानी डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला मैंने? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विस्तरीय होती है। और उस द्विस्तरीय लेयर में आप देखेंगे जो दो लेयर पाई जाती हैं, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ एक्टोडर्म या पिनाइकोडर्म उसको बोलते हैं, पिनाइकोडर्म, ठीक है, पिनाइकोडर्म। और यह जो लेयर बनी होती है पिनाइकोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है, पिनाइकोसाइट कोशिकाएं होती हैं, सेल्स इनके द्वारा बनी होती हैं। पिनाइकोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं, या इसको आप एक्टोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, ठीक है।
बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। एंडोडर्म, क्या बोला मैंने? एंडोडर्म। और यह एंडोडर्म की जो लेयर होती है वो क्वानोसाइट कोशिका से मिलकर बनी होती है। कौन सी कोशिका होती है? क्वानोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं से इस एंडोडर्म की लेयर बनी होती है। दोनों लेयर के बीच में, सपोज करिए कि ये दोनों लेयर हैं, इस दोनों लेयर के बीच में एक जेलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। दोनों लेयर के बीच में, दोनों परत के बीच में एक जेलीनुमा परत या लेयर परत पाई जाती है, जिसे मेसेनकाइम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा हमने? दोनों जो परत होती है, जो देह भित्ति की दोनों परत है, डिप्लोब्लास्टिक है, पिनेकोडर्म या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेलीनुमा लेयर होती है जिसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। इस मेसेनकाइम में कह रहा है कि अमीबोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मेसेनकाइम में अमीबोसाइट्स की भ्रमणशील, घूमती रहती हैं, भ्रमणशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये भ्रमणशील जो अमीबोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं वो आर्कियोसाइट्स प्रकार की होती हैं। आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं, इसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है कि आर्कियोसाइट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं, और साथ ही साथ क्रोमोसाइट्स की भी कोशिकाएं होती हैं। क्रोमोसाइट्स किसकी कोशिकाएं होती हैं? क्रोमोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं जो भ्रमणशील होती हैं और मेसेनकाइम में पाई जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए जिसको कि आपने देखा। इसके बाद आते हैं देह भित्ति के बाद हम बात करेंगे पॉलीफेरा के जो सदस्य होते हैं उनमें कैनाल सिस्टम वेल डेवलप होता है। क्या होता है? कैनाल सिस्टम, नाल प्रणाली जिसको बोलते हैं, नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम या नाल प्रणाली जो है अत्यंत विकसित होता है। क्या होता है? अत्यंत विकसित होता है, ठीक है। ये नाल प्रणाली जो है कई तरह के होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो नाल प्रणाली जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एस्कॉन टाइप है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप।
क्या कहा हमने, ये कैनाल सिस्टम जो है अत्यंत विकसित होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक एस्कान टाइप हो गया, साइकान टाइप हो गया, ल्यूकान टाइप हो गया और रेगान टाइप हो गया। जो एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल यानी सरल होता है। और जो ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है यानी जटिल होता है। इसको हम जटिल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और जो रेगान टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो लार्वल स्टेज में पाया जाता है, लार्वल स्टेज में। इसके अलावा कह रहा है कि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं, ठीक है, ये पॉरीफेरा के सदस्यों में सभी जैविक क्रियाएं कैनाल सिस्टम पर निर्भर करती हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, सभी जैविक क्रियाएं जो है किस पर निर्भर करती हैं, कैनाल सिस्टम पर। यानी जल की धारा जो है आस्टिया के द्वारा अंदर आती है और बीच में गुहा जो स्पांजोसील गुहा कैविटी होती है उसके अंदर से होते हुए और स्पांजोसील जो बड़ी गुहा होती है, बड़ा छिद्र होता है, उससे बाहर निकल जाती है। और पूरी की पूरी जैविक क्रियाएं जो है वो स्पंज के अंदर पाई जाती हैं और वो यह निर्भर करती हैं, इस कैनाल सिस्टम के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अलावा नाल प्रणाली के बाद आता है छिद्र, यानी छिद्र की बात हम करते हैं। देखिए पॉरीफेरा के सदस्यों में छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, उनको आस्टिया कहते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल के रूप में इस पॉरीफेरा के सदस्य को देखेंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं आस्कुलम, और इससे पानी बाहर जाता है H2, और छोटे छोटे इसके शरीर के सतह पे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को हम बोलते हैं आस्टिया। क्या बोलते हैं, आस्टिया। और आस्टिया के द्वारा जो है H2O यानी जल जो है अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो छोटे छिद्र आस्टिया होते हैं, आस्टिया के द्वारा पानी अंदर आता है और आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो जैविक क्रियाएं हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करता है, फिर आस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल देता है। जल में घुले हुए पोषक तत्व हैं उसको ग्रहण करता है, आस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो जो भी सिस्टम होते हैं ये छिद्र के ऊपर यानी कैनाल सिस्टम के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम अध्ययन करेंगे, उसको आप देखेंगे। जो पाचन की कारकी होती है, ठीक है ना, पाचन की कारकी, डाइजेशन, क्या बोला मैंने, पाचन, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर प्रकार का होता है, यानी अंतः कोशिकीय पाचन होता है। कैसा पाचन होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है, ठीक है। साथ ही साथ डाइजेशन जो है अंतः कोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर होता है। इसके बाद कह रहा है कि इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पॉरीफेरा के जितने भी सदस्य होते हैं इनमें पुनरुद्भवन की यानी रीजनरेशन, क्या बोला मैंने, रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, यानी रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो फिर वो हिस्सा जो है स्वयं जो है निर्मित कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं या पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि इनमें अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन
ये होता है विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, बडिंग है ना, जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, यानी अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो विखंडन के द्वारा होती है, जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होती है, बडिंग के द्वारा होती है। एसेक्सुअली ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ लैंगिक जनन के तहत यानी एक ही पॉलीफेरा के जीव के अंदर जो है वो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के तहत नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मक, युग्मक एक शरीर में बनते हैं। ठीक है, तो एक ही शरीर के अंदर, एक ही जंतु के अंदर जो है नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं और फिर जो है इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फिर आगे की जो है वो आगे की प्रावस्थाओं का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि इनमें जो है जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या बोला मैंने, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष होता है। क्या बोला मैंने, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती है, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज उपस्थित। ठीक है ना, यानी भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा फिर उससे जो है लार्वल स्टेज बनेगी, तब जो है एक नए पॉलीफेरा के सदस्य का निर्माण होता है। तो इफ लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणीय परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के लार्वा इसमें पाए जाते हैं। कितने तरह के, दो तरह के लार्वा होते हैं। एक तो होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, है ना, कौन सा लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, लार्वा, लार्वा जो है दो तरह के होते हैं, एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टुला लार्वा, और दूसरा है पैरेन, काइमुला लार्वा। यानी दो तरह के लार्वा इसमें पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन काइमुला प्रकार के लार्वा इसमें पाए जाते हैं, लार्वल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अब एक ल्यूकोसोलेनिया, ये कह रहा है कि जो इनकी मतलब जो रहने की कंडीशन होती है, ये कॉलोनियल भी होते हैं और ये मतलब सेसाइल भी होते हैं, यानी यूनिक भी होते हैं, अकेले भी रहते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं। जैसे एक ल्यूकोसोलेनिया, ये छिद्र की बात जब हम किए हैं तो एक ल्यूकोसोलेनिया का जब आप देखेंगे ये कॉलोनियल होता है, ये ल्यूकोसोलेनिया है। इस पर तमाम छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम आस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्टिया। ये आस्टिया हो गया और ये आपका आस्कुलम हो गया। क्या कहा हमने,
ये ऑस्टिया ये बेस पे होता है, स्टोलेंस होते हैं, स्टोलेंस ये बेस है। तो ऑस्कुलम और ऑस्टिया, छोटे छिद्र ऑस्टिया है, पानी इसके द्वारा प्रवेश करेगा और फिर ये जल जो है ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब जनरल फीचर्स के बाद जो है हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं। और यूपी बोर्ड के लिए 11th या 12th क्लास के लिए तो जो जनरल फीचर्स है वो काम कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप तैयारी के दृष्टिकोण से देखेंगे, एम्स नीट के अंदर जो देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उसके क्लासिफिकेशन पर जो है निर्भर करते हैं। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। जब आप इसको देखेंगे तो इसको 3 वर्ग में, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। वो क्लास कौन कौन है? एक तो कैलकेरिया है, हेक्सैक्टिनिलेडा है और ये आपका डिमोस्पांजिया है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहा हमने, कैलकेरिया है, हेक्सैक्टिनिलिडा है और आपका डिमोस्पांजिया है। हेक्सैक्टिनिलिडा और डिमोस्पांजिया ये दोनों क्लास और फिर ये कैलकेरिया। क्या किस किस बिंदु पर इसमें दिखाया गया चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आवास की बात कर रहा है, ये आवास जो होता है लक्षण है, ये हैबिट है, ये समुद्री, कैलकेरिया जो है समुद्री होता है, ठीक है। इस वर्ग के सदस्य समुद्री होते हैं, ये भी समुद्री होते हैं और ये समुद्री भी होते हैं और स्वच्छ जली भी होते हैं डिमोस्पांजिया के, यानी वो अलवणीय जल में, तालाब पोखर में भी पाए जाते हैं जैसे स्पांजिला होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है कंकाल का, यानी स्केलेटन। हमने कहा ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ जंतुओं में जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कंटिकाएं ये पाए जाते हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं और वो कंकाल का निर्माण करती हैं। वो CaCO3 की बनी होती हैं। और कह रहा है कि जो कैलकेरिया होता है उसमें जो कंकाल बनता है वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और हेक्सैक्टिनिलिडा में जो है सिलिका से बनी षटभुजीय कंटिकाएं होती हैं। किससे बनी? सिलिका से बनी षटभुजीय कंटिकाएं होती हैं। और डिमोस्पांजिया में सिलिका से बनी एक भुजी, यानी एक भुजी हो सकती है या फिर चतुर्भुजी हो सकती है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 1 भुजाएं होती हैं। उस तरह के जो है सिलिका से बने इसमें कंकाल होते हैं। इसके अलावा हम नाल प्रणाली की बात करेंगे तो कैलकेरिया में एस्कान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान तीनों प्रकार के नाल प्रणाली पाए जाते हैं, ठीक है, एस्कान, साइकान और ल्यूकान। लेकिन आप हेक्सैक्टिनिलिडा में देखेंगे तो ल्यूकान प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। साथ ही साथ डिमोस्पांजिया में भी देखेंगे तो ल्यूकान प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है। अगर साइज की बात हम करते हैं तो कैलकेरिया की सबसे छोटी साइज होती है और 10 से 15 सेंटीमीटर ही ये साइज में होते हैं, लंबे होते हैं। और हेक्सैक्टिनिलिडा में जो है वो 1 मीटर, अप टू 1 मीटर तक, यानी 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और कह रहा है कि जो डिमोस्पांजिया है उसके काफी बड़े लंबे होते हैं इस क्लास के जो जंतु होते हैं। इसके बाद साइज हो गया, फिर हम संकुचन क्षमता, कंट्रैक्शन जो कैपेसिटी होती है उसकी बात करते हैं। तो संकुचन क्षमता कैलकेरिया में भी नहीं होता है, हेक्सैक्टिनिलिडा में भी नहीं होता है और डिमोस्पांजिया में भी नहीं होता है, यानी तीनों में ये संकुचन क्षमता जो है अनुपस्थित होती है। इसके बाद जो कोएनोसाइट सेल होते हैं, ये कोएनोसाइट सेल अगर इसको हम आधार बनाते हैं तो कैलकेरिया में बड़े आकृति के होते हैं और हेक्सैक्टिनिलिडा वर्ग में छोटे आकृति के ये कोएनोसाइट की कोशिकाएं होती हैं और इसमें भी छोटी होती हैं। अगर हम प्रतिनिधि जंतु की बात करते हैं कि कौन कौन से इस वर्ग के प्रतिनिधि जंतु हैं, तो इसमें आता है ल्यूकोसोलेनिया। कैलकेरिया में क्या आता है? ल्यूकोसोलेनिया।
साइकान और ग्रेनिटिया। साथ ही साथ अगर हम हेक्जैक्टिनिलिटा में देखेंगे तो यूप्लैक्टेला है, हाइलोनिमा है, और फिर इसमें जो है यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक है, यू स्पॉन्जिया, और ये आपका स्पॉन्जिला है, स्वच्छ जलीय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, यू स्पॉन्जिया, है ना, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट दिमाग में हमेशा रखिएगा। जो यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पंज पूछ देता है कभी कभी, बाथ स्पंज ये आपका नहाने वाला जो स्पंज होता है वो कौन है, यू स्पॉन्जिया है, ठीक है। और वीनस के फूलों की डलिया कौन है, यूप्लैक्टेला है, यूप्लैक्टेला है। यूप्लैक्टेला, ये वीनस के फूलों की डलिया इसको बोलते हैं। जापान में जब शादी होता है तो मैरिज होता है तो उस समय जोड़े को लोग जो है गिफ्ट में देते हैं, शादी के बाद एक तरह का उपहार। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि शादी के समय जो है, शादी के बाद जो जोड़े होते हैं उनको उपहार दिया जाता है, उसी तरह से जापान में यूप्लैक्टेला जो वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, उसको उपहार के रूप में एक तरह से जापान में जो जोड़े होते हैं, शादी के जोड़े, उनको दिया जाता है। स्वच्छ जलीय जो स्पंज होता है, ये भी पूछ देता है कि स्वच्छ जलीय स्पंज कौन है, तो ये स्पॉन्जिला है। क्या है, स्पॉन्जिला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉरीफेरा के बारे में हमने आपको एक डिटेल जानकारी दिया और इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे जितने भी नॉन कार्डेट्स के संघ हैं उसके एक एक करके हम वीडियो लेकर के आएंगे। पॉरीफेरा है, सिलेंडेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केहेल्मिन्थेस है, जो भी संघ हैं उनका जरूर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।